Hello students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be revising the complete concepts of the chapter along with MCQ discussion, and topic for this lecture is structure of atom. Let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. Alright. So in the previous lecture in the chapter of structure of atom, we have seen that atom is made up of electrons, protons and neutrons. Then in the Bohr model, we have learnt how electrons and protons are arranged inside an atom. Electrons are revolving all the time around the nucleus, and Bohr has taught us the energy calculation, the velocity of electron in an orbit, calculation of radius of an orbit, even angular momentum of electron in an orbit we can calculate now. Apart from that, the concept of subshell, the concept of orbital had been taken up in the previous videos, how to find out the shape of orbital and angular momentum of an orbital, and apart from that, how many electrons can be adjusted in an orbit, how many electrons in a subshell, how many total number of electrons can be adjusted in an orbital. All that we have learnt in the previous lectures. Now on that basis we will be taking up the NCERT exemplar problems of the same chapter, right? So let's start with the first question. Question number 1. Which of the following options does not represent the ground state electronic configuration of an atom? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, सब में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है विच डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि ऑप्शन ए चेक करते हैं. ए ऑप्शन में दिया है यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे करते करते जब आप 3p6 तक पहुंच जाते हो तो ये आर्गन कंप्लीट हो जाता है, राइट? आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन 3p6 पे हो गए. आफ्टर दैट यू आर गिवन 3d8 एंड 4s2. ये एक ऑप्शन. बी ऑप्शन में दिया है अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर्गन, आफ्टर दैट 3d के 9 एंड 4s के 2. 3d 9 एंड 4s2 इज नॉट पॉसिबल. ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि d सबशेल अगर d10 बन जाए तो फुली फिल्ड होने की वजह से वो स्टेबल होता है. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा भी था. ये यहाँ पे कॉपर का केस है. कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29 एंड 29 इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s2, बट इट विल चेंज. ये स्टेबल नहीं होती. एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? 3d10 एंड 4s1 में. क्यों? क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से सिस्टम स्टेबल बन जाता है. तो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, 3d में 10 बन जाते हैं. तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती. तो बी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है. डज नॉट रिप्रेजेंट के लिए ही हमें आंसर देना था. अब हम सी और डी देख लेते हैं. सी ऑप्शन में तो आपको दे रखा है 3d10 4s1, दैट इज करेक्ट. 3d10 तो स्टेबल है तो इस वजह से ये एग्जिस्ट करेगी. एंड डी ऑप्शन में 3d5 है, वो भी स्टेबल है. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है. तो जो डी ऑप्शन है वो क्रोमियम का केस है. डी ऑप्शन में आप चेक करो, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे. सो क्रोमियम में ऐसा होता है, d5 और 4s1 बन जाता है, राइट? तो इन दिस वे हमारा आंसर है कि जो बी ऑप्शन है ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती. ठीक है. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमारे पास सबसे पहला ही क्वेश्चन हमें कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मिल रहा है. तो इस तरीके से आपको आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस डिसाइड करना है कि कौन सी स्टेबल है. जो भी स्टेबल है वो ग्राउंड स्टेट होंगी, जो नहीं स्टेबल है वो हमें आंसर देना है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 2. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स of 1s and 2s orbitals are given in the following figures. ये 1s का और ये 2s का प्लॉट हमें दिया है probability density का. The density of dots in a region represents the probability density of finding electrons in the region. जो भी डॉट्स की डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी है, ऐसा बताया जा रहा है.
डेंसिटी ऑफ डॉट्स अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का चांस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। सो ए ऑप्शन है 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, दैट इज ट्रू, हमें पता भी है और डायग्राम में भी दिख रहा है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। बी ऑप्शन में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, दैट इज ट्रू, जितना जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो डॉट्स का इंटेंसिटी कम कर दिया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जाने से इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कम होता जाता है। After that, in the C option, it is written that probability of finding the electron at a given distance is equal in all directions. That is also true. जब तक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल्स याद रखना है, s ऑर्बिटल्स आर spherically symmetrical. They are spherically symmetrical, मतलब उनके यहाँ जो s ऑर्बिटल का सिचुएशन है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सब डायरेक्शंस में सेम होता है। s ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन, दे डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन, सब तरफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी सेम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तभी तो उनका शेप एक स्फीयर का जैसा दिखाया जाता है। डी ऑप्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2s डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस, ये गलत है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कम होता है, बट यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं होता। 2s के केस में आप देखो, यहां अगर हम डायग्राम बना दें तो सेंटर में एक नोड भी तो दिखता है ना, दो स्फीयर आपको दिखेंगे बट सेंटर में एक नोड है, नोड के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट। नोड represents the point or the region where probability of finding electron is 0। तो नोड पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये बात गलत है कि प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से दूर जाओ तो कम होती है, बट एक रीजन आता है ऐसा जहां प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है 2s के अंदर। 1s में नोड नहीं है, 2s में आएगी। उसके बाद फिर जब नोड के फर्दर आगे जाएंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है। सो 2s ऑर्बिटल हैज अ नोड बट 1s ऑर्बिटल हैज नो नोड। 1s में नोड नहीं होती, ये बात याद रखनी है। तो इसने तो जो लास्ट पॉइंट है डी, उसमें 2s के लिए ही तो बोला है ना, 2s ऑर्बिटल हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, दैट इज रॉन्ग। तो आपका आंसर बनता है रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। 2 atoms are said to be isobars if they have same atomic number but different mass number। उनको आइसोबार कब कहते हैं? आइसोबार के लिए पहले तो एग्जाम्पल देख लो। आइसोबार मीन्स वी कैन मेंशन हेयर, ऑप्शंस बाद में पढ़ेंगे। आइसोबार का डेफिनेशन होता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है और डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऑल राइट, तो हम इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि आर्गन इज 18, पोटेशियम इज 19, कैल्शियम इज 20, बट इन सबका मास नंबर 40 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पोटेशियम 39 भी होता है और पोटेशियम 40 भी होता है। तो इस तरीके से ये सेम मास नंबर है तो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। अगर एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो एटम का सिंबल बदल जाएगा। आप देख लो, एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 चेंज हो रहे हैं तो सिंबल भी चेंज हो रहा है। गॉट इट। तो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। और मास नंबर होता क्या है? मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को
मास नंबर कहते हैं। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। क्या आइसोबार्स में ए ऑप्शन में दिया है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो आइसोटोप होता है। जो ए ऑप्शन में लिखा है वो आइसोबार नहीं आइसोटोप होता है। बी ऑप्शन देखो, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो गए फिर तो एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा एटम का, तो बी भी गलत है। सी ऑप्शन, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इवन दिस इज रॉन्ग। डी इज द करेक्ट आंसर। डी में क्या लिखा हुआ है, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को ही तो मास नंबर कहते हैं ना, तो सेम मास नंबर है बट देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट। यू कैन चेक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20। सबको याद होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर ऑल्सो इंडिकेट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। वी कैन मेंशन हियर एटॉमिक नंबर is equal to Z equal to number of protons. ऑल राइट, तो आपके पास आइसो बार के ऊपर क्वेश्चन था। आइसो बार में हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर वो बन रहा है ऑप्शन डी। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज। नोड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी ऑर्बिटल में दो तरह की नोड्स होती हैं, एक होती है रेडियल और एक होती है एंगुलर। तो रेडियल नोड का ये क्वेश्चन है। रेडियल नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्फेरिकल नोड एंड इट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, ये रिलेशन है। 3p सबशेल हमें दिया है। फॉर 3p हम क्या करेंगे, रेडियल नोड के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो n वैल्यू हम ले लेंगे 3, p सबशेल के लिए l वैल्यू 1 होता है और -1, एज अ रिजल्ट आपकी वैल्यू आती है 1। सो देयर इज 1 रेडियल नोड इन 3p। इसको आप स्फेरिकल नोड भी कह सकते हो। और l वैल्यूज के लिए l 0, 1, 2, 3, 4 दीज आर द सिंबल्स। 0 पे s, 1 पे p, 2 पे d, 3 पे f, 4 पे g। इस तरीके से ये सिंबल्स आपने हर बार यूज करने हैं जब जब आपने नोड्स कैलकुलेट करनी है। l वैल्यूज यहां से देखनी है। गॉट इट? तो एक ही रेडियल नोड है इसके अंदर, 3p के अंदर। 1 रेडियल नोड मीन्स आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ओनली 1 रेडियल नोड। यही रेडियल नोड अगर आप 2p में निकालोगे तो एक भी नहीं आएगी। 2p में यही फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन करें तो 0 आएगा। ठीक है, रेडियल नोड इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा है 2p का शेप। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। दिस इज 2p। फिर हम 3p बनाना है तो ये बना दिया मैंने 3p और सेंटर में नोड रहेगी। नोड को हम ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं। ये स्फेरिकल नोड है, इसी को रेडियल नोड भी कहते हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर 3p ऑर्बिटल एंड हियर लाइज द नोड। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, the number of angular nodes for 4d orbital is। angular nodes बतानी है अब, और किसके लिए? 4d के लिए। keep in mind angular nodes is also called as nodal plane और इसके लिए रिलेशन होता है l वैल्यू। जो भी आपके सबशेल का, आपके ऑर्बिटल का l वैल्यू है वो आपको एंगुलर नोड्स इंडिकेट करेगा। तो d के लिए s, p, d, f, ये सबशेल्स में l वैल्यूज क्या होती हैं? इसकी 0, p की 1, d की 2 और f की 3। तो हमारा क्वेश्चन तो d पे है ना। d के लिए कैन आई राइट देयर आर 2, द वैल्यू ऑफ l इज 2। तो अब आपके पास एंगुलर नोड्स भी फिर 2 आ गई। देयरफॉर एंगुलर नोड्स इन 4d, क्वेश्चन में चेक करो आपको 4d दिया था। एंगुलर नोड्स इन 4d विल बी इक्वल टू 2। किसी भी d ऑर्बिटल में 2 ही एंगुलर नोड होती हैं ऑलवेज, चाहे ये 3d आ जाए चाहे ये 5d आ जाए, क्योंकि हमारे को जो रिलेशन है उसमें सिर्फ l की वैल्यू देखनी है। d के लिए l वैल्यू 2 है, चाहे 3d हो 4d हो। तो आंसर बनता है ऑप्शन सी।
Angular nodes are 2 in number. Got it? Let's move to the next now. Question number 6. Which of the following is responsible to rule out the existence of definite path or trajectory of electron? Which is responsible to rule out the existence of definite path? Definite path exist नहीं करता या definite trajectory exist नहीं करती इलेक्ट्रॉन की, ये किसने बताया, किस प्रिंसिपल की हेल्प से ये पता चला? ए ऑप्शन इज पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग्स और हुंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और ऑफ बाउस प्रिंसिपल. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका आंसर है ऑप्शन बी. बिकॉज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें क्या सिखाया था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेज दैट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल cannot be known. Position and momentum of a microscopic particle cannot be known with accuracy. With accuracy. अब इलेक्ट्रॉन भी तो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो प्रिंसिपल तो ये बोल रहा है कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेसी से पता कर ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का. तो अगर पता नहीं कर सकते तो ये कैसे पता चल सकता है कि फिक्स्ड पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है? बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉन. फर्स्ट ऑर्बिट का ये रेडियस दिया. बोहर ने सेकेंड ऑर्बिट का भी रेडियस दिया 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये एंगस्ट्रॉन में वैल्यू दी थी. तो ये फिक्स्ड वैल्यूज के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है आफ्टर द हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल. फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती. हमें ये बोलना चाहिए देयर इज ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू, फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड रेडियस, ये सब फेल हो गया आफ्टर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन बी. पॉलीज प्रिंसिपल तो ये बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. हुंट्स रूल ये बताता है कि आप पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक सबको सिंगली ऑक्यूपाई ना कर लो. और अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पहले उस सबशेल को फिल करो जिसमें लेस एनर्जी है, फिर उसको फिल करो जिसमें हाई एनर्जी है. तो आपकी जो ऑप्शंस हैं ए सी डी, उनका कोई लिंक नहीं है इसके साथ डेफिनेट पाथ के साथ. डेफिनेट पाथ तो ऑर्बिट होता है, तो ऑर्बिट का फेलियर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आया. राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 7. Total number of orbitals associated with third shell will be. थर्ड शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन इक्वल टू n स्क्वायर. तो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है तो 3 का स्क्वायर, मतलब देयर आर 9 ऑर्बिटल्स इन थर्ड ऑर्बिट. थर्ड ऑर्बिट या थर्ड शेल आपको दिया था ना, तो शेल या ऑर्बिट एक ही बात होती है. देखते हैं थर्ड ऑर्बिट की, थर्ड शेल की क्या क्या डिटेल है. थर्ड शेल में सब शेल्स कितने हैं? सब शेल्स आर 3 इन नंबर. कौन कौन से? 3s, फिर 3p और फिर 3d, ये सब शेल्स हैं. तो ये सब शेल्स में फिर ऑर्बिटल्स काउंट करेंगे तो 3s का तो कोई फर्दर पार्ट नहीं होता. 3s का तो जो सिंबल है 3s ही रहेगा ऑर्बिटल में. 3p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, 3px, 3py एंड 3pz. राइट, और 3d में 3dxy, 3dyx, 3dzx एंड 3dx स्क्वायर 2y स्क्वायर और फिर 3dz स्क्वायर. आप इनको अब काउंट करिए, ये आपको टोटल 9 दिखेंगे. दे आर 9 इन नंबर. वी कैन काउंट देम. यू कैन सी ये कैसे है 9. एक हुआ 3s, फिर 3p के टोटल 3 पार्ट्स हो गए, 1 + 3 4, 4 + 5 9 ऑर्बिटल्स हैं थर्ड शेल के अंदर. उन 9 के 9 जो ऑर्बिटल्स हैं उनके हमने नाम लिख रखे हैं, सिंबल लिख रखे हैं. और रिलेशन क्या यूज करना है? n स्क्वायर. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज ऑलवेज गिवन बाय
द रिलेशन इक्वल टू n वैल्यू एंड n वैल्यू का स्क्वायर। तो 9 आंसर है, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L पे डिपेंड करता है, ए ऑप्शन। बी में लिखा है N एंड L, सी में लिखा है N एंड M एंड D इज M एंड S। आवर आंसर विल बी ए ऑप्शन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब किसी ऑर्बिटल का जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो हम क्या रिलेशन यूज करते हैं? इट इज इक्वल टू अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। गॉट इट? तो L के ऊपर डिपेंड करता है, बीच में N का कोई रोल नहीं है। आपके पास D सबशेल है तो एंगुलर मोमेंटम समझ लो। पहले S का कैलकुलेट करते हैं, S ऑर्बिटल, फिर D पे आएंगे। S ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा क्योंकि S का L वैल्यू 0 है। सो एंगुलर मोमेंटम इज 0। लेट्स कम टू अ P ऑर्बिटल नाउ। फॉर P ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, और L की वैल्यू 1 है। 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब इट इज रूट 2। इट इज इक्वल टू रूट 2 H अपॉन 2 पाई। फिर आता है D ऑर्बिटल। फॉर D ऑर्बिटल इट इज इक्वल टू अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो आप L का वैल्यू ले लोगे 2। D ऑर्बिटल के लिए L हमेशा 2 है, चाहे ये 3D आ जाए क्वेश्चन में, चाहे 4D या 5D। इसी तरह आपका आंसर बना रूट 6 H अपॉन 2 पाई। सो N पे डिपेंड नहीं करता, ये फर्क नहीं पड़ता कि 3D है या 4D है। D है तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू रूट 6 H अपॉन 2 पाई आएगा, जो कि आपको मैंने दिखा दिया। P के लिए भी S का तो 0 ही होता है, P का रूट 2 H अपॉन 2 पाई, D का रूट 6। ऐसे हम F का भी निकाल सकते हैं। अगर F के लिए कैलकुलेट करना है तो L वैल्यू 3 लेना पड़ेगा। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। राइट? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द L वैल्यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 9। क्लोरीन एग्जिस्ट्स इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स। कौन कौन सी? क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन, एक है 37, एक है 35। तो उसके बाद इसका एटॉमिक मास दिया है 35.5। दिस इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ 37 एंड 35 इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखो क्लोरीन के लिए 35.5 एटॉमिक मास कैसे आता है? ये एटॉमिक मास है, एक का वैल्यू है जो मास नंबर, एक का 37, एक का 35। तो अब हम क्या करेंगे? लेट दी परसेंटेज, या परसेंटेज नहीं करते, अमाउंट ले लेते हैं। लेट दी अमाउंट ऑफ, परसेंट बोलेंगे तो 100 लेना पड़ेगा, हम 1 रखेंगे टोटल। लेट दी अमाउंट ऑफ Cl37, 37 वाला जो आइसोटोप है उसका अमाउंट ले लो x। देन अमाउंट ऑफ, इनका रेशियो निकालना है ना, अमाउंट ऑफ क्लोरीन 35 विल बी 1 माइनस एक्स। गॉट इट? परसेंटेज नहीं लिया मैंने। तो अब 37 वाले को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 वाले को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल दोनों का अमाउंट 1 है एंड इट इज इक्वल टू 35.5। कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x नाउ? Open the bracket, 37x plus 35 minus 35x is equal to 35.5. Got it? तो ये जब आप सॉल्व करोगे it will become 2x is equal to 0.5। तो x आ गया 0.25। अब x क्या चीज था? x था क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप। दिस इज 0.25। Can I get for chlorine 35 now? It will be 1 minus x, 1 minus 0.25 means it is 0.75. Got it? 0.75 आ रहा है। एक क्लोरीन 37 है, एक है क्लोरीन 35। तो अब आप क्या करोगे? 37 is to 35 का रेशो ले लोगे। It is 0.25 is to 0.75. Can I write it as 1 is to 3? 1 is to 3 आंसर आ रहा है, तो रेशो ही तो निकालना था ना। आंसर इज ऑप्शन सी, 1 is to 3। गॉट इट? इसी तरीके से आप
देखोगे हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास जो है वो 1 नहीं होता, वो 1.008 होता है, क्योंकि सारे आइसोटोप्स और उनकी परसेंटेज कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ये होते हैं ना, इफ आई हैव टू राइट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बनेंगे हाइड्रोजन का प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम और फिर ट्रीटियम। उनकी परसेंटेज लेके जब आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 1.008। वी कैन मेंशन हियर, कभी भी किसी का एटॉमिक मास एग्जैक्ट नंबर में नहीं आता, एटॉमिक मास फ्रैक्शन में ही आता है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008। जैसे कि आपने देखा क्लोरीन का 35 नहीं होता, 35.5 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था कि आइसोटोप्स को कंसिडर करने के बाद ही आपने जो एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। द पेयर ऑफ आयन्स हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको दिया है क्रोमियम +3 एंड आयरन +3 इन ऑप्शन ए, देन Fe+3 मतलब फेरिक एंड मैंगनीज +2, देन यू आर गिवन फेरिक एंड कोबाल्ट, आफ्टर दैट स्कैंडियम +3 एंड नेक्स्ट इज क्रोमियम +3। तो बहुत सारे आयन्स हमें दिए गए हैं, हम सेम कॉन्फ़िगरेशन किसकी है वो देखेंगे। ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, क्रोमियम +3। क्रोमियम होता है 24 क्रोमियम के ऊपर एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि 3d5 4s1 बन जाता है। लेट्स राइट क्रोमियम +3 नाउ। अभी तो मैंने क्रोमियम लिखा था, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। वाइल रिमूविंग इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम 4s1, 4s का इलेक्ट्रॉन पहले निकालेंगे, फिर हम 3d का निकालेंगे। टोटल मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, टोटल 3, 4 नहीं। एक तो 4s से निकल गया और 2 निकल गए 3d के। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम +3 का। नाउ आई हैव टू राइट Fe+3, उससे पहले हम Fe लिखेंगे। Fe का एटॉमिक नंबर है 26 एंड इट इज आर्गन। आफ्टर दैट 4s2 3d6, आर्गन के बाद 4s2 से 20 बन जाता है। 20 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, क्योंकि d में तो 10 आ सकते हैं, अभी हमें सिर्फ 6 चाहिए, तो 3d6। अब लिखना है Fe+3। So Fe+3 is removal of electrons from 4s first of all, then electron will be removed from 3d। तो ये तो इक्वल नहीं आया। क्रोमियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन में 3d3 था और Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन में 3d5 है, दे आर नॉट इक्वल। लेट्स राइट द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है, Fe+3 एंड मैंगनीज +2, फेरिक एंड Mn+2। फेरिक तो लिखा ही हुआ है, अभी अभी लिखा है। मैंगनीज का लिखेंगे अब हम। मैंगनीज इज 25 का मतलब इट इज आर्गन, देन 4s2 3d5। इससे ये टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो गए। अब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो ताकि मैंगनीज +2 बन जाए। तो आप क्या लिखोगे, आर्गन 4s0 3d5, total 5 electrons in the valence shell of Fe+3 as well as in the valence shell of Mn+2। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ढूंढना था, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे सी ऑप्शन तो देखने के लिए सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है कि चार्ज तो +3 दिया है Fe पे भी और कोबाल्ट पे भी, बट Fe होता है 26, कोबाल्ट होता है 27, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, दे विल नॉट हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। यहाँ पे भी 3 रिमूव करना है डी ऑप्शन में, बट स्कैंडियम में 21 है, क्रोमियम में 24 है, तो 3 रिमूव करके इक्वल नहीं होगा। सो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बी ऑप्शन में आ रही है। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बाद में डिसाइड करना है, सिर्फ एटॉमिक नंबर से नहीं देखना। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए पहला इलेक्ट्रॉन 4s का बाहर निकालना है, फिर 3d का निकालना है। वैलेंस शेल इज ऑलवेज टू बी रिमूव्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 11। If traveling at same speeds, which of the following matter waves have the shortest wavelength? Shortest wavelength किसका होगा? You are given electron, then alpha particle होता है He2+, then you are given neutron and then proton। तो देखिए मैटर वेव्स में लैम्डा हम इस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा इज h/mv, डी ब्रॉगली रिलेशन।
डी ब्रॉगली ने ड्यूल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था कि एवरी मटेरियल पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। वो जो वेव है उसकी वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ये रिलेशन है। क्या हमें रिलेशन से ये पता चल रहा है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए मास किस, हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताना है, मतलब हमें हाईएस्ट मास देखना है। हाईएस्ट मास किसका है? अल्फा पार्टिकल का। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम मास होता है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो हीलियम का सबसे हाई मास। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन हैज लेस मास, देखो हमारे 4 ऑप्शंस में से सबसे हाई मास किसका है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हाईएस्ट, उसके बाद आएगा न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो मास हाई तो मींस वेवलेंथ इज लेस। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारे आंसर में बी ऑप्शन, अल्फा पार्टिकल की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। गॉट इट? सिंपल था बट इंपॉर्टेंट था कि मास को कंपेयर करके वेवलेंथ पे कमेंट करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। The following questions from 12 to 16 may have 2 or more correct answers, right? तो अब एक से ज्यादा आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। Identify the pairs which are not of isotopes. Isotopes कौन कौन नहीं है? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप के लिए ये एग्जाम्पल ले लो, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आइसोटोप्स का। From this example, can I say isotopes have same atomic number but different mass number? Isotopes का mass number different होता है और उनका atomic number same होता है। अब हम options देख लेते हैं। A option में तो ठीक है, atomic number same है 6 and 6। B में भी atomic number 17 and 17, तो A और B तो isotopes हो गई। Which are not isotopes? सी ऑप्शन में 6 and 7 दिया है, दे आर नॉट आइसोटोप्स, एंड 4 and 5 दिया है, तो जो सी और डी ऑप्शन है वो आइसोबार्स हैं, ना कि आइसोटोप्स। सी एंड डी ऑप्शंस आर आइसोबार्स। आइसोबार्स के अंदर मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट आपको दिख भी रहा है, सी में 6 and 7 दिया है और डी में 4 and 5 दिया है, तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी एंड डी। दे आर सिंपल क्वेश्चन बट दे रिक्वायर अटेंशन। आइसोटोप और आइसोबार में छोटा सा फर्क है, केयरफुली देख के आंसर करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 13। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स identify the pair of electrons present in degenerate orbitals. degenerate orbitals में कौन कौन प्रेजेंट है? आपकी ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन n equal to 3, l is equal to 2। ए के लिए जो फर्स्ट सिचुएशन है n3l2, मतलब कि 3D सबशेल हो गया। 3D सबशेल के अंदर ml वैल्यू इज -2 एंड उसी में फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का ml है -1। देखिए सिर्फ हम ए ऑप्शन पे देख रहे हैं अभी। ए ऑप्शन में एक इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है नंबर 2, तो फर्स्ट वाला 3D और दूसरा भी 3D। बट जब 3D सबशेल होता है, 3D मतलब L इज इक्वल टू 2। L अगर 2 है तो M वैल्यूज -2, -1, 0, 1 एंड 2 सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो M एक बारी दिया है -2, एक बारी M दिया है -1, मीन्स दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सेम ऑर्बिटल हुए, दे आर सेम क्या कहते हैं, सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं ये, तभी इनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोला जा रहा है। डीजनरेट का मतलब है विद सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। तो सेम सबशेल के होंगे तो अपने आप से एनर्जी सेम होती है। जैसे कि P हो, अगर कोई 3P ले लो तो 3Px, 3Py, 3Pz सबका सेम एनर्जी है। ऐसे ये 3D सबशेल के हैं, 3D सबशेल के ये ऑर्बिटल्स हैं जिनका सिंबल 1 and 2 दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिया 1, एक का इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिया 2, तो M की वैल्यूज तो -2, -1, 0, 1, 2 सारी की सारी हो सकती हैं। सो दीज आर belonging to the same subshell, that is why they are having same energy। A ऑप्शन में तो सेम
जी आ गया, ये डीजनरेट है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में n इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। पहली बात तो ये बना 3p, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन का डिटेल दिया है n3 और l दिया है 2। तो ये तो सबशेल ही अलग अलग हो गए, एक 3p और एक 3d। सेम सबशेल के नहीं है तो डीजनरेट कैसे हो सकते हैं? लेट्स कम टू ऑप्शन सी। सी में क्या है? n इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, मतलब कि 4p। फिर n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 2, ये है 3d। सेम सबशेल नहीं है, सबशेल अलग अलग होगा तो दे कैन नॉट बी डीजनरेट। कमिंग टू द लास्ट वन, ऑप्शन डी। n इक्वल टू 3 आपको गिवन है n3l2, और फिर से n3 एंड l2, और m वैल्यूज देखो, ये भी +2 और ये भी +2, m वैल्यूज भी सेम है। क्या अलग है? s वैल्यू। फर्स्ट केस में s दिया है +½ सेकेंड केस में s दिया है -½ तो s वैल्यू अलग अलग है, मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है 1 एक का 2, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d सबशेल का है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी तो 3d सबशेल का है, सेम क्वांटम नंबर्स हैं। फर्क क्या है? स्पिन का। वन इज शोइंग द क्लॉकवाइज स्पिन, अदर इज शोइंग एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। +½ मीन्स क्लॉकवाइज, -½ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी डिजनरेट हो गए क्योंकि सेम सबशेल के। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी है। आपको बोला गया था विच बिलोंग टू द डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए मीनिंग होता है कि उनकी एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम तभी होती है अगर वो सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं। वी कैन मेंशन हेयर ऑर्बिटल्स belonging to same subshell are degenerate orbitals. They are degenerate orbitals, right? तो आपके पास आंसर बनता है A and D. Let's move to the next now. Question number 14. Which of the following sets of quantum numbers are correct? कौन से क्वांटम नंबर्स करेक्ट हैं? ए ऑप्शन है n1 एंड l1। देखो ऑप्शन से पहले ये याद रखो कि n वैल्यूज आर फ्रॉम 1 2 3 टिल एनी नंबर। n तो ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, वो 4th ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट, 1st ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है। l 0 1 2 टिल n-1, और m वैल्यूज -l to 0 to +l, ये कंडीशंस होती हैं n l और m के ऊपर। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है कि नहीं वो देखना है कि अगर आपका n है 1 तो l 1 हो सकता है, इट विल बी नॉट इक्वल। n एंड l आर नेवर इक्वल। n 1 तो l 1 नहीं हो सकता, इसलिए पहला तो गलत हो गया। हमें सिर्फ करेक्ट वाले का आंसर देना है। लेट्स कम टू द सेकेंड ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है? n आपको दिया है 2, l 1 दिया है और m भी 1 दिया है, ये ठीक है, ये तो हो ही सकता है। n एंड l आर नेवर इक्वल, और उसको l गोज अप टू n-1, तो n-1 पे कर दिया, 2 - 1 मतलब 1 पे रोक दिया, ये करेक्ट है। सी ऑप्शन पे आइए। अगर n है 3, l है 2, m है -2, ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये कंडीशंस हर बारी फॉलो होंगी, इन कंडीशंस के बेसिस पे आंसर देना है। डी ऑप्शन पे आते हैं। डी के अंदर ये लिख रहा है n3 एंड l4, नॉट पॉसिबल। l तो n के इक्वल भी नहीं हो सकता, यहां तो इससे बड़ा कर दिया, 3 से भी ऊपर करके 4 लिख दिया। सो रॉन्ग है ए एंड डी, बट आपको करेक्ट आंसर्स देने हैं। करेक्ट ऑप्शंस के लिए आंसर है बी एंड सी। इज इट ओके? सो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आयन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? तो हमें हर ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। ए ऑप्शन में दिया है Na+, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11 - 1 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के 11 होते हैं ना। मैग्नीशियम हैज 12 और -2, क्योंकि +2 चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके भी पास। ए ऑप्शन में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी इज एल्यूमिनियम +3 विच इज 13। एल्यूमिनियम 13 + 3 की वजह से मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स।
फिर है O माइनस, O माइनस इज 8, माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बना। गॉट इट। C के अंदर Na प्लस मीन्स 11 माइनस 1 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर है O2 माइनस जिसमें कि 8 में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो ये है 10 इलेक्ट्रॉन। तो जहां जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। डी ऑप्शन N3 माइनस। N3 माइनस इज कॉल्ड एज एजाइड आयन। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। फिर आपको दिया है क्लोराइड, क्लोराइड में 17 प्लस 1 18 इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम हैं वो हमारी ऑप्शंस बनती हैं, एक तो ए ऑप्शन सोडियम एंड मैग्नीशियम, दूसरा बनता है ऑप्शन सी। तो आंसर आएगा ए एंड सी आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following statements concerning the quantum numbers are correct? Angular quantum number determines the three-dimensional shape of the orbital. Angular quantum number थ्री-dimensional shape को determine करता है। बी में लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटर्मिन्स द ओरिएंटेशन एंड एनर्जी। देखो जो सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है उसका नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंबल उसका एन। ये शेप नहीं बताता, ये आपको साइज और एनर्जी बताता है। साइज मतलब आपने देखा ही हुआ है, रेडियस कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी भी ऑर्बिट का, तो ऐसे निकाला जाता है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जो कि 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड का, थर्ड का, किसी का भी रेडियस आप निकाल सकते हो। रेडियस का मतलब आपको एटम का साइज पता चलेगा। एनर्जी भी पता चलती है। एनर्जी किस रिलेशन से निकालते हैं? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस रिलेशन में भी जो एन है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो सेकंड जो बी स्टेटमेंट है वहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है, ये गलत है। एनर्जी बताता है वो ठीक है, बट ओरिएंटेशन नहीं बता सकता, राइट। तो एक तो आपका बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर दूसरे नंबर पे पहला क्वांटम नंबर ये है, दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीम्यूथल, जिसका सिंबल एल है। दिस इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है? शेप, और ये एंगुलर मोमेंटम भी बताएगा सब शेल का। इसी को एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसका नाम है। तो इट विल टेल अबाउट द शेप ऑफ सबशेल एंड द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप पता चलेगा तो वो सारे ऑर्बिटल्स कंबाइन करके सबशेल बनाएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ इन ए ऑप्शन इट इज रिटन एंगुलर क्वांटम नंबर डिटर्मिन्स द थ्री डिमेंशनल शेप, दैट इज करेक्ट। सो करेक्ट के लिए एक तो आंसर आ गया ऑप्शन ए, बी रॉन्ग था। कमिंग टू सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटर्मिन्स द साइज, ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, सिंबल एम होता है। ये साइज के बारे में नहीं, ये ओरिएंटेशन बताता है। ये आपको ऑर्बिटल का शेप बताएगा। शेप के लिए एल और एम दो क्वांटम नंबर होते हैं और साइज के लिए एम नहीं होता। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि शेप ऑफ ऑर्बिटल इससे डिफाइन होगी। तो सी भी गलत है। डी ऑप्शन देखो, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमिन्स द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चोजन एक्सिस, दैट इज ट्रू। जो लास्ट वाला है नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर, इट विल टेल द स्पिन। अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो सिंबल +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज करता है तो सिंबल -½ इस तरीके से आपने ये देखना है कि स्पिन को रिप्रेजेंट करने वाला क्वांटम नंबर कौन सा है, उसका सिंबल है s, उसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 17। तो अभी हमारे मल्टी करेक्ट आंसर्स तो खत्म हो गए, 12 to 16 थे ना, मोर देन 1 करेक्ट। नाउ वी हैव सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी हैविंग ऑब्वियसली अ सिंगल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, chlorophyll present in green leaves of plants absorbs light at this hertz.
ये क्लोरोफिल जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 4.62 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज. All these are the NCERT exemplar problems, so they are important. Wavelength is to be calculated in angstrom. C is equal to nu lambda, basic equation है and हमें C का वैल्यू पता होता है. C velocity of light है. You can substitute the value 3 into 10⁻⁸ divided by 4.6 into 10⁻⁴. तो आपके पास यूनिट्स अगर देखना है, ये मीटर पर सेकंड में है और ये हर्ट्ज है. हर्ट्ज क्या होता है? पर सेकंड होता है. तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा आपके पास आ जाएगा 6.493 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स. मीटर में आंसर आएगा क्योंकि ये पर सेकंड तो कैंसिल हो जाना है. एंगस्ट्रॉन में आंसर देना है. तो कैन इट बी रिटर्न एज 6493, डेसिमल को मैंने मूव कर दिया, इंटू 10⁻⁻10 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉन इज 10⁻⁻10 मीटर्स. कीप इन माइंड, अब हमने इसको एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया तो लैम्डा इज इक्वल टू 6493 एंगस्ट्रॉन. 6493 एंगस्ट्रॉन मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. सिंपल क्वेश्चन है बट यूनिट्स के लिए केयरफुल रहना पड़ता है. पहले आंसर मीटर में आएगा फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. अ टेबल टेनिस बॉल हैज अ मास ऑफ 100 grams and it has a speed of 90 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 4%, what will be the uncertainty in position? Whatever is given we will write. Mass is given 10 grams and speed बॉल का है 90 मीटर पर सेकेंड और आपके पास एक्यूरेसी दिया है 4%. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है. डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज द हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? उस प्रिंसिपल से हमें क्या पता चला कि हमारे पास डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट होता है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी लिख देंगे हम. इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4. कैन आई राइट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन h/4 एम डेल्टा वी? तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज पुट करो. It is 6.626 into 10⁻⁻34 और पाई का वैल्यू हम लेंगे 3.14. 10 ग्राम का बॉल था तो 10/1000 करना पड़ेगा. डेल्टा वी अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो साइड पे कैलकुलेट करते हैं ना. वेलोसिटी गिवन था, डेल्टा वी चाहिए. डेल्टा वी 90 वैल्यू दी है, इसका 4% लेना है तो 4/100 कर दिया. 4/100 करने से आपके पास डेल्टा वी बन गया 3.6 मीटर पर सेकेंड. तो डेल्टा वी हम यहां डाल देंगे 3.6 मीटर पर सेकेंड. सो डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू बनेगी हमारी 1.46. चेक कर सकते हो आप कैलकुलेशन. 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर्स एंड यूनिट्स आर टू बी सेम. सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो ऐसा यूनिट में रखने हैं तभी मीटर में आंसर आएगा. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी गिवन था. मास केजी में गिवन नहीं था. मास को ग्राम्स के बाद आप केजी में खुद कन्वर्ट करोगे फिर सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर बनता है बी ऑप्शन. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि बॉल हो या इलेक्ट्रॉन हो उसकी पोजीशन एक्यूरेसी से पता नहीं चल सकती. उसकी पोजीशन में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 19. अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is moving at a speed of, mass is given, speed is given, 100 kilometer per hour. The wavelength of the ball in meters is, देखो मास ऑफ द बॉल इज 100 ग्राम एंड वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर. इसको आप कन्वर्ट करोगे
और वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। लैम्डा इज क्वेश्चन मार्क, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h का वैल्यू हम पुट करेंगे, मास का पुट करेंगे और वेलोसिटी का पुट करेंगे, बट हमें यूनिट्स के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू तो याद है, जो कि जूल सेकेंड उसके यूनिट होते हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, राइट। उसके बाद मास दिया था 100 ग्राम और वेलोसिटी भी यूनिट्स चेंज करने पड़ेंगे। 100 ग्राम का मैंने किलोग्राम कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। अब 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये 100 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे, पर आवर है, पर सेकेंड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3600। एज अ रिजल्ट ये सॉल्व करने के बाद जब आप पहुंचते हो कैलकुलेशन के ऊपर, 238 इंटू 10⁻⁻36 मीटर बनता है। 10⁻34 तो न्यूमरेटर में हमें दिख ही रहा है। जब रिमेनिंग पार्ट हम सॉल्व करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 10⁻⁻36। गॉट इट। तो क्वेश्चन में यूनिट्स की बात है सारी, कि हम यूनिट्स को सेम सिस्टम पे लेके आते हैं या नहीं, तभी क्वेश्चन करेक्ट होगा। अदरवाइज इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, लैम्डा इज h अपॉन mv। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। The set of degenerate orbitals among the following is, you are given 3dxy and 4dxy, 2dxy, 2dxy तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 2d तो होता ही नहीं है, 3dz square, 1s, 5s and 3dyz। Degenerate means, degenerate का मीनिंग है ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। तो सेम एनर्जी किस किस का है ये बताना है। ऑब्वियसली जो सेम सबशेल के होंगे, 3dxy, 3dyz एंड 3dz स्क्वायर, ये सेम के होंगे। 4 तो जो 4dxy है वो फोर्थ ऑर्बिट का है, और 1s 1 का है, 5s फिफ्थ ऑर्बिट का है। जिनका सेम ऑर्बिट होगा, सेम शेल होगा, उन्हीं का तो जो एनर्जी सेम आएगा ना, वही तो डिजेनरेट होंगे। सो आपका आंसर है ऑप्शन सी, राइट। तो एक बात याद रखनी है, सेम एनर्जी वाले को डिजेनरेट कहते हैं, और सेम शेल का होगा तभी डिजेनरेट होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। Now we have match the column. Match the following species with the corresponding ground state electronic configuration. Atom और ion is given to you. यहाँ पे एटम या फिर आयोन दिया हुआ है हमें, कॉपर, कॉपर +2 एंड जिंक, फिर क्रोमियम, ये सब दिया है। तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशंस लिखोगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर यहाँ मेंशन कर देते हैं 29 एंड जिंक का 30, क्रोमियम का 24। ये एटॉमिक नंबर हमें पता ही होने चाहिए, या इनको नीचे लिख देते हैं वरना यहाँ बहुत टाइट हो जाएगा, बाद में कंफ्यूजन आ सकती है। हम नीचे लिख देते हैं, फॉर कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29, फॉर जिंक इट इज 30 एंड देन इज क्रोमियम, क्रोमियम का Z वैल्यू 24। अब कॉन्फ़िगरेशंस मैच करेंगे। कॉपर तो एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि 3d10 एंड 4s1 आता है। 3d10 4s1 ये रहा। तो पहले आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3d में 10, 18 + 10 हो गए 28 और 4s1, क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला गया। उसके बाद कॉपर +2 लिखने के लिए देखो, कॉपर इज आर्गन, देन 3d10 4s1। अब मुझे कॉपर +2 लिखना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s में से रिमूव करना है। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे लिख दो, फिर 4s का 1 हटा दो और 3d का भी 1 हटा दो, तो कॉपर +2 बन गया। सो कॉपर +2 यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसमें कि 3d9 लिख रखा है। गॉट इट। जिंक +2 नाउ, जिंक +2 के लिए हम क्या करेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिंक में, पहले जिंक लिख लेते हैं। जिंक विल हैव आर्गन 18 एंड देन 3d10 4s2। अब बनाना है जिंक +2, तो आर्गन लिख के 3d10 एंड 4s0, 4s0। जिंक +2 ए ऑप्शन में जाके मैच होगा। जिंक थर्ड वाला हमने ए से मैच कर दिया, सेकंड वाला डी से, फर्स्ट वाला सी से। अब फोर्थ को देखो, क्रोमियम +3, पहले मुझे क्रोमियम लिखना पड़ेगा, फिर क्रोमियम +3 बनेगा। क्रोमियम के फर्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन
और फिर आता है 3d5 4s1, क्योंकि ये हाफ फिल्ड होता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s का रिमूव कर दिया, फिर एक निकल गया 4s का, तो 4s0, फिर अब 2 और निकालने हैं, 3d से निकलेंगे, 3d5 की जगह 3d3 बन गया। 3d3 देखो कहाँ लिख रखा है, ये ई ऑप्शन में। सो फोर्थ इज मैचिंग विद ई ऑप्शन। अकॉर्डिंगली 1 का C, 2 का D एंड 3 का A, 4 का E। ये तो मेन काम है हमारे चैप्टर का, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर चैप्टर में यूज होनी है, चाहे वो चैप्टर ऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो या इनऑर्गेनिक का हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी पड़ेगी। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 22। These questions are related with quantum numbers again. Match the quantum number with the information provided by these. Principal quantum number क्या इंफॉर्मेशन देता है? अभी अभी ये डिस्कस भी हुआ था, ये एनर्जी और साइज बताता है। रेडियस में मैंने आपको दिखाया n आता है, एनर्जी में भी n आता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? वो शेप बताता है। 1 को मैंने B से मैच किया और 2 को D से। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है। हमने अभी अभी एक क्वेश्चन में ये डिस्कस भी करे थे पॉइंट्स। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन के बारे में बताएगा। सो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन एकदम, जो भी किस क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन है वो इस टेबल में दे रखी है, बट जंबल्ड मैनर में दी थी, आपको उसको सीधे से मैच करना है। फर्स्ट इज मैचिंग विद बी एंड एजीम्यूथल इज मैचिंग विद द शेप, मैग्नेटिक इज मैचिंग विद द ओरिएंटेशन एंड स्पिन इज मैचिंग विद द फोर्थ वन विच इज सी। तो आपका आंसर बनता है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। गॉट इट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हुन्स रूल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इनकी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कॉलम नंबर 2 में। सो हुन्स रूल देखो यहां है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग नहीं हो सकती until each orbital is singly occupied। तो ये तो हो गया हुन्स रूल, मतलब कि 1 को C से मैच कर देंगे। नो टू ए ऑप्शन देखते हैं, कॉलम 2 का मैं ए ऑप्शन रीड कर रही हूं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते, ये तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। ये जो प्रिंसिपल है, इट एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो ये मैच हुआ आपका, जो थर्ड पॉइंट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो ए से मैच हो गया। थर्ड को ए से कर दिया, फर्स्ट को सी से कर दिया। अब सेकंड को देखते हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बताता है? ऑन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। जिसका एनर्जी ज्यादा है वो बाद में फिल होगा, जिसका एनर्जी कम है वो पहले फिल होगा। दिस इज ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताएगा? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। दोनों चीजें ठीक से साइमल्टेनियसली पता नहीं चल सकती। आप अगर पता करोगे तो कुछ ना कुछ उसमें एरर रहेगा, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। तो वो आपने डेल्टा एक्स की टर्म में इक्वेशन देखी भी थी। तो हमारा आंसर है कि फोर्थ इज मैचिंग विद डी, थर्ड इज मैचिंग विद ए, सेकेंड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इज मैचिंग विद ई एंड बी तो कहीं भी मैच नहीं हो रहा। बी स्टेटमेंट है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये हुन्स रूल है। और कॉलम ए में हुन्स रूल तो हाफ फिल्ड एंड नहीं, ये हुन्स रूल नहीं ना। हुन्स रूल तो ये है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। हुन्स रूल इज मैचिंग, बट जो बी स्टेटमेंट है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये ठीक स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे लेफ्ट पे इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो बी कहीं भी मैच नहीं कर रहा। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन सी, राइट। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 हैज फोटोन, इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। और राइट पे कॉलम 2 में है वैल्यू इज 4 फॉर n शेल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, एग्जिबिट्स बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ। तो देखिए जो फोटोन है उसका तो वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों होगा। इवन इलेक्ट्रॉन, ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैव वेवलेंथ, ऑल ऑफ देम हैव मोमेंटम। एंड साई स्क्वायर का नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
साई वेव फंक्शन होता है एंड उसका स्क्वायर जब लिया जाता है, साई स्क्वायर इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। किसी का भी स्क्वायर जब लोगे तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना। ए स्क्वायर इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो साई स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू। देन फोर्थ ऑप्शन में लिखा है, फोर्थ नंबर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ये मैच होगा जाके ए के साथ, वैल्यू इज 4 फॉर एन। देखो 1 2 3 4 ये शेल्स हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं, के एल एम एंड एन, राइट। ये उनके सिंबल्स, तो n इज इक्वल टू, जब 4 होता है तो वो n शेल हो गया, n इज 4, n शेल मतलब फोर्थ वन जाके a से मैच करना है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी तो पॉजिटिव ही होगा ना, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। ये तो जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। n इज 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n इज 4 मतलब फोर्थ ऑर्बिट, n इक्वल टू 0 का कोई मीनिंग नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। सो फोर्थ दो जगह मैच हो रहा है, थर्ड वाला भी 2 पे ही मैच हो रहा है। साई स्क्वायर इज कॉल्ड एज, इंपॉर्टेंट बात है, साई स्क्वायर का नाम probability density. It tells about the probability of finding electron in 3-dimensional space. उसके बाद photon, A option is matching with D and second is also matching with D, right? तो हमारा जो ये क्वेश्चन 24th है उसका आंसर बन रहा है ऑप्शन बी। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। फिर से आयॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, कॉपर, फेरस, निकल, कॉपर अगेन, नहीं, ए में क्रोमियम, डी में कॉपर। तो क्रोमियम इज 24 जो कि आर्गन, उसके बाद 4s1 3d5, फिर आता है अगर मुझे Fe+2 लिखना है विच इज 26 में पहले हम आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, फिर 3d के 6 और 4s0, 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं रखना, +2 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए। निकल +2 नाउ, निकल है 28, तो निकल, पहले निकल लिख लेते हैं, इट इज आर्गन, फिर बनेगा 3d8 एंड 4s2, 4s पहले फिल होता है, 4s का इलेक्ट्रॉन रिमूव भी पहले करना है, 3d8 4s0, निकल +2। देन कम्स कौन सा, कॉपर, एक आपको दे रखा है कॉपर, तो कॉपर के लिए कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 एंड देन 4s1। अब आप चेक कर लो, फॉर 25th 1 is matching with D and 2 is matching with C, 3 is matching with A, 4 is matching with B। सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख रखी हैं, कॉपर की ये बॉटम पे देख सकते हैं, 3d10 4s1 बन रहा है, सो आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। तो सो वी हैव सीन दैट many questions are coming which are related to the configuration of atom or configuration of ion। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपने देखा क्वांटम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत है, सब शेल दिया है, सब शेल की डिस्क्रिप्शन क्वांटम नंबर से दी जाती है, या क्वांटम नंबर दे दिया और सब शेल आपको डेजिग्नेट करना है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट which set of quantum number is possible, which is not possible, and numerical based question जिसके अंदर यूनिट्स का ध्यान रखना है, वो ड्यूल नेचर का, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो सकता है, या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन हो सकता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट के रेडियस का रेशियो बताओ, एनर्जी या किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं तो नहीं है, आइसोटोप्स के ऊपर, आइसोबार्स के ऊपर क्वेश्चन। तो ये हमारे चैप्टर की पूरी इंफॉर्मेशन, तो सब कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि एक बात कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, बट ऑर्बिट सर्टन पाथ होता है जो कि फेल हो गया, ऑर्बिट की जगह कॉन्सेप्ट आ गया प्रोबेबिलिटी का जो कि ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कितना है हम उस सेंस में बोलेंगे, हम सर्टन पाथ के लिए नहीं बोलेंगे। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बाय बोहर, right? So that is all about the chapter. Make sure you are subscribing to the channel so that you can get more videos and you can do better revision, and
Keep revising. Thank you and bye bye.